पर देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक हुई है। आपको ये बताते चले, देर रात तक गृह मंत्रालय की बैठक हुई है और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। घुसपैठ, कट्टरपंथ को रोकने के निर्देश है। तस्करी, अवैध व्यापार को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल डेमोग्राफी परिवर्तन रोकने का भी निर्देश है। सीमावर्ती जिले की सुरक्षा पर जोर। गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार ऐसा तंत्र बना रही है जिससे देश में घुसपैठ रोकी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 सालों में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य है। और ये भी कहा कि सरकार की कोशिश समस्याओं की जड़ पर प्रहार करके स्थायी समाधान निकालने की है। स्मार्ट बॉर्डर पर महामंथन, आपको ये बताते चले घुसपैठ और यहां पर किस तरीके से घुसपैठ को रोका जा सके और किस तरीके से सीमावर्ती गांव में पलायन रोका जा सके, इस पर जोर दिया गया है। कट्टरपंथ को रोकने के निर्देश हैं, घुसपैठ को रोकने के निर्देश हैं और तस्करी के दरअसल बताया जा रहा है कि जो तस्करी के नेटवर्क हैं, अवैध व्यापार है, उसको रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि एक बैठक कराई गई जिसमें कि ये फैसला लिया गया कि किस तरीके से ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं इसको रोका जा सके और स्मार्ट बॉर्डर क्रिएट किया जाए। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, गृह मंत्रालय की एक बड़ी बैठक सीमावर्ती इलाकों को लेकर, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर, एक बार पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो है वो कल शाम 6 बजे से एमएचए में जो है वो आयोजित थी और केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें बिहार के डीजीपी से लेकर के जो सीमावर्ती जिले के जो एसपी हैं उनके साथ साथ सभी सीमावर्ती जिले के जो डीएम हैं, एसपी जो है वो वहाँ बैठक में मौजूद थे और डीएम जो है वो वीसी के माध्यम से पटना से जुड़े थे। और इस बैठक में कई अन्य राज्यों के भी जो डीजीपी हैं, एसपी हैं, डीएम जो हैं वो जुड़े हुए थे। गृह मंत्रालय के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो मौजूद थे। जो जांच एजेंसियां हैं उनके अधिकारी मौजूद थे। उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी के सारे अधिकारी मौजूद थे। और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो घुसपैठ का मामला है उस पर नकेल कसा जाए, कट्टरपंथ पर जो है हमला किया जाए। मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार, ड्रोन से संबंधित जो खतरा हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से भारत को झेलना पड़ा है, उससे कैसे निपटा जाए। साइबर अपराध, संगठित अपराध और जनसंख्या की परिवर्तन को रोकने का जो है निर्देश अमित शाह ने दिया है। साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो उनका पलायन पे रोकथाम पे जो है जोर देने की बात अमित शाह ने कही है। और अगले 3 वर्षों में जो मादक पदार्थ है उसके खतरों को गंभीर रूप से नुकसान जो पहुंचाता रहा है उस पर अगले 3 वर्ष में का हमला करना है, प्रहार करना है। तो इसके लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात रही वो ये रही कि जो कट्टरपंथी है और घुसपैठ, इस पर बड़ी चोट करनी है। और इसी को लेकर के अमित शाह ने जो है कल देर रात तक चुकी ये बैठक चली और उस बैठक में दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ये देखना है कि बिहार से लगा हुआ लगभग 700 के करीब में सीमावर्ती इलाका है नेपाल का, बांग्लादेश जो है उसके और बंगाल से जो लगे इलाके हैं वहाँ पे बिहार में किस तरह से रणनीति बनाई जाती है। क्योंकि सीमांचल जो है वो सबसे बड़ा जो है वो गर रहा है घुसपैठ और जो कट्टरपंथ का जो हाल के दिनों में कट्टरपंथ में वृद्धि हुई है उसमें इजाफा देखने को मिला है। अररिया हो गया, उसके अलावा किशनगंज है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें बघा, बेतिया, मोतिहारी की बात करें तो इन जिलों में जो है वो घुसपैठ का एक बड़ा मसला रहा है और उन्हीं पर नकेल कसना जो है वो बिहार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ जो एसएसबी हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। जी, लेकिन अमित, जिस तरीके से ये निर्देश दिए गए हैं, तस्करी रोकना है, अवैध व्यापार को रोकना है, तो क्या इसका रोड मैप रहने वाला होगा? देखिए, क्योंकि इसको लेकर के जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, उनसे हमने बात की थोड़ी देर पहले जो है बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मसला है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो है उनको हम बता नहीं सकते, मीडिया में रख नहीं सकते हैं। लेकिन जो निर्देश हैं वो बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है और उसको लेकर के हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव की निगरानी अध्यक्षता में जो है पहले ही, चूंकि मीटिंग में जाने से पहले हम लोगों को होमवर्क करनी थी। 3 महीने पहले जब अमित शाह आए थे सीमांचल में, 2 दिनों का उनका जो दौरा था, उस दौरे के दौरान कई दिशा निर्देश उनके तरफ से दिए गए थे जिस पर अमल किया गया है और आगे किस तरह से जो है वो रोड मैप बनाया जाए
वो बना लिया गया, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए वो उसकी तैयारी कर ली गई है। अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग किया गया है और अब वो फलाभूत करना है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है और उसी दिशा में अब काम बिहार पुलिस करेगी, ये कहना है डीजीपी का। ठीक है अमित, अब देखना होगा कि ग्राउंड पर क्या रियलिटी होगी। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। स्मार्ट बॉर्डर का जो कंसेप्ट लिया है, इसके अंदर ढेर सारी चीजें ली है हमने, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जिसके अंदर रडार भी है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी है, घुसपैठ रोकने के लिए चेतावनी देने का तंत्र भी है, कई प्रकार की व्यवस्था है। विश्व की सबसे आधुनिक बॉर्डर सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले समय में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात है, मगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बिहार सरकार की ओर से बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक मदद मिलने जा रही है। आज एक बार फिर सामाजिक सुरक्षा कोषांग के लाभुकों को 1100 रुपए की पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के जरिए पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। तो इस योजना के तहत 97,84,000 लाभुकों के खाते में आज 1100 रुपए की खुशियां क्रेडिट होंगी। इस योजना पर सरकार आज 1423 करोड़ 97 लाख की राशि ट्रांसफर करेगी, जो कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत होती है। और पिछले साल जुलाई में पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ा करके 1100 रुपए कर दिया गया था। 10 तारीख को मिला, 10 तारीख को पहले भी मिला और पहले भी मिला। अच्छा ये बताइए, जब पहले 400 मिलता था अब 1100 मिल रहा है, कितनी खुशी है? हमें 1100 से चालू हुआ है हमको। 1100 से चालू हुआ। हाँ। अच्छा, पहले 400 की राशि थी, अब 1100 हो गया, कैसा लगता है? अब मतलब ठीक ठाक है राशि? एकदम ठीक है, बहुत। अशोक जी, 10 तारीख का कितना इंतजार रहता है? सामान्यतः तो रहता है। इसी वर्ष से मेरा शुरुआत हुआ है। अच्छा, पहले कितना 400 मिलता था? नहीं, इसी वर्ष शुरुआत हुआ है, 1100 से ही मेरा। अच्छा, 1100। हाँ, 1100 की राशि जो सरकार ने 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी, कैसा लग रहा है? ये बढ़ती हुई महंगाई में तो बेहतर है जो कि परिवर्तन हुआ है। कितनी खुशी है? जी खुशी है, खुशी है। 1100 में हो जाता है ठीक ठाक? जी 1100 रुपए खाते में आएगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक ठाक खर्च निकल जाता है? हाँ, ठीक ठाक हो जाता है। हाँ, अब 1100 रुपए पेंशन की राशि आता है, कैसा लगता है? ठीक है लगता है, बाकी दवा में चल जाता है सब पैसा। तो पहले 400 तो दवाई चलता है, हफनी उफनी हो जाता है, तबीयत खराब है। 1100 में थोड़ा राहत मिला। हाँ, राहत मिला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सुबह 11 बजे लगभग करीब 1 करोड़ लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का भुगतान करने वाले हैं। डीबीटी के माध्यम से कुल 1423 करोड़ 94 लाख रुपए लाभुकों को ट्रांसफर किए जाएंगे। पेंशन भुगतान को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि ये योजना बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा सहारा बनी है। 1 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को आज सीएम सम्राट चौधरी पेंशन का भुगतान करने वाले हैं, जिसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। लोक सेवक आवास में 11 बजे डीबीटी के माध्यम से यह भुगतान किया जाएगा। हमारे साथ आपदा प्रबंधन मंत्री हैं रत्नेश सदा। क्या लग रहा है, फिर से जो राशि का भुगतान होना है उसको लेकर क्या तैयारी? पहले तो रजनीश भाई आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को और आपके सहयोगी या कर्मी जो भी है उसको धन्यवाद देता हूं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है
जो हमारे बिहार में जो भी बूढ़े बूढ़ी थे, जिसको बेटा पुतोहू खाना में कोताही बरतते थे, कपड़ा देने में कोताही बरतते थे, उसको उनके लिए ये वरदान साबित हुआ है। आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा 1 करोड़ लाभुक के खाता में 11 बजे डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और इससे तुरंत उनके खाता में पैसा जाएंगे। कल से निकालना वो शुरू करेंगे। अब इसका प्रभाव ये हुआ जो पहले वृद्धाश्रम में बुजुर्ग लोग चली जाते थे, बुजुर्ग महिला चली जाती थी। आज उसको इस तरह की परिस्थिति नहीं रहेगी बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि अगर दोनों वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, तो उसको 2200 रुपया मिल जाता है और फ्री में 5 किलो के चावल 5 किलो गेहूं मिलता है। इससे उसका भोजन भी फ्री मिल जा रहा है और कपड़ा वस्त्र की जहां तक जरूरत है और दाल सब्जी का, मसाला का, ये सारा फ्री मतलब में आपको लग रहा है कि अब अगर पैसे का जहां अभाव था वो अभाव भी दूर हो रहा है, अभाव दूर खत्म हो गई है। ये बिहार सरकार नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी बुजुर्ग अब आसानी से अब जी सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। अब किसी के दाबी में, बेटा पुतों के दाबी में नहीं रहेगा। गांव घर में जानते हैं, समाज में जब शादी करके पुतोह चली जाती थी तो 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक उसको आदर प्यार करते थे बुजुर्ग को, और उसके बाद डांट फटकार देना शुरू करता। अब वो हमारे माता पिता किसी के डांट फटकार नहीं सुनेंगे। फ्री में चावल गेहूं ये है और 2200 रुपया दोनों है फसलों में मिल रहा है। खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। धन्यवाद। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है बुजुर्गों के लिए सहारा बना है और निश्चित रूप से बुजुर्गों के चेहरे पर जो है रौनक फिर से एक बार लौटने वाली है, क्योंकि 1 करोड़ लाभार्थियों के खाते में पैसे पहुंचने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। 1100 रुपए पेंशन की राशि क्रेडिट होने जा रही है आज लाभुकों के खातों में और इसको लेकर के खुशियां भी हैं सभी के चेहरे पर, पेंशनधारियों में, पेंशन लाभुकों में। तो डीबीटी के जरिए देखिए 1100 रुपए भेजे जाएंगे। फिलहाल 97,84,000 लाभार्थी हैं जिनको कि पैसे भेजे जाने हैं। और आपको ये बताते चलें कि बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा को दरअसल पेंशन मिलती है। 10 जुलाई 2025 को राशि बढ़ाई गई थी। पहले 400 रुपए थी, लेकिन अब ये राशि बढ़कर 1100 रुपए हो गई है। तो पहले 400 रुपए महीने इन लाभुकों को मिलते थे, लेकिन अब 1100 रुपए इनको मिलते हैं। तो ऐसे में खुशी भी है इन लाभुकों के चेहरे पर। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। रजनीश, आज वो दिन है जब खासतौर पर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी, क्योंकि खुशी उनके खाते में क्रेडिट होने वाली है। बिल्कुल, देखिए सीएम सम्राट चौधरी कुछ ही देर बाद जो है लोक सेवक आवास से जो है डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं और उसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। दोनों डिप्टी सीएम कहा जा रहा है कि अंदर पहुंच गए हैं। विजय कुमार चौधरी है, इसके साथ साथ विजेंद्र प्रसाद यादव भी पहुंचे हैं। साथ में कई और मंत्री जो है यहां मौजूद हैं। यानी सभी जिलाधिकारियों को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहना है और इस दौरान जो है सीएम सम्राट चौधरी संवाद भी करेंगे। इसके साथ साथ 97.84 जो लाख लाभार्थी हैं उनके खाते पर पैसे भी ट्रांसफर करेंगे। तो एक तरह से संजीवनी का काम करेगी ये योजना, क्योंकि एनडीए की सरकार ने मास्टर स्ट्रोक उसी वक्त जो है खेला था और उसके बाद बुजुर्गों के चेहरे पर रौनक लौट आई थी, खुशियां दिखने लगी थी। क्योंकि पति पत्नी अगर बुजुर्ग हैं, अगर बेटे का सहारा नहीं मिल रहा तो उनके लिए समझिए 2200 रुपये जो है सरकार दे रही है। यानी एक लाभार्थी को 1100 रुपये मिल रहे हैं, 2 हैं तो 2200 रुपया हो जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10 तारीख को हर हाल में जो है आदेश दिया गया है कि ये पेंशन का भुगतान हो जाना है 10 तारीख तक। और सीएम सम्राट चौधरी ने कल ही ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। तो कहीं न कहीं आज जो है बुजुर्गों के लिए खुशियों का दिन है, क्योंकि एक साथ जो है 97 लाख से अधिक जो है जो लाभार्थी हैं उनके खाते पर आज पैसे ट्रांसफर होने हैं। तो कहीं न कहीं इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। लक्ष्मी, ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने आज एनडीए के नेताओं की बड़ी बैठक लोक सेवक आवास में बुलाई है और इस बैठक में पहली बार सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो दरअसल बिहार की एनडीए सरकार जल्द ही देखिए यहां पर 100 दिन पूरे करने जा रही है
और इससे पहले लोक सेवक आवास में सीएम की ओर से बुलाई गई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में एनडीए के सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री भी शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष को किसी भी पार्टी की रीढ़ माना जाता है, जिनसे जमीनी हकीकत के बारे में फीडबैक लिया जाएगा और इसी के साथ साथ मंत्रियों से भी सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। तो माना यह जा रहा है कि बैठक में एनडीए के नेताओं के बीच आ रही समस्या के समाधान की भी कोशिश होगी। सरकार बनने के बाद सभी पार्टी के जिला अध्यक्षों का यहां पर महाजुटान होने जा रहा है, जिनसे फीडबैक लिया जाएगा। ग्राउंड पर क्या चीजें चल रही हैं, अगर इसके बारे में जानना है तो जिला अध्यक्ष से बेहतर और कोई नहीं बता सकता है। तो देखिए, यहाँ पर 5 घटक दल के नेता शामिल हो रहे हैं। जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है और एनडीए नेताओं का आज ये महामंथन होने वाला है। सरकार बनने के बाद प्रदेश स्तर के तो लोग कुछ बैठते थे, लेकिन जिला अध्यक्षों की कभी बैठक नहीं हुई थी। तो सभी जिला अध्यक्षों को बुला के क्या चल रहा है नीचे, या कुछ फीडबैक लेना, या क्या सरकार की नीतियों में और कुछ ऐड करना चाहिए, ये सब जब नीचे के स्तर से फीडबैक आएगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष जिलों में रह के काम करते हैं, उसको नीचे तक की फीडबैक रहती है। तो इसलिए गठबंधन दल के 5 दल के सभी जिला अध्यक्ष कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो है मिलेंगे। कि पहली बार हो रहा है इस तरह का कि जिसमें जिला अध्यक्ष को बुला करके और सब अपनी बात रखेंगे, तो बहुत चीज़ों का जानकारी भी होगा जो आप लोग नहीं लोग जान पाते हैं, वो जिला अध्यक्ष के माध्यम से सब लोग एक दूसरे जगह को बताएंगे। तो एक तो गेट टुगेदर भी होगा और बहुत सारे बात को एक जगह के दूसरे जगह के लोग को जान भी पाएंगे। मुख्यमंत्री जी का यह सोच है कि जिला स्तर पे एनडीए के जितने भी तमाम साथी आएंगे तो वो पूरा वहाँ का एक एक चीज़ों को बताने का काम करेंगे कि जिला में कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, नहीं आ रही हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या करने की ज़रूरत है, जो सरकार का सोच है उस सोच के हिसाब से और क्या काम होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के विजन के साथ सारे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भी आएंगे और उस बैठक में शामिल होंगे। खबर सहरसा से, जहां सिमरी बख्तियारपुर में निकाह की खुशियां उस समय हंगामे में बदल गई जब भोज में परोसे गए खाने को लेकर बाराती और शराती आमने सामने आ गए। दूल्हा पक्ष का आरोप यह है कि उन्हें निकाह से पहले भोज में मटन परोसने की बात कही गई थी, लेकिन मटन की जगह उनको चिकन दिया गया। इसकी वजह से विवाद बढ़ा, हिंसक रूप ले लिया और इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। दूल्हा पक्ष ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या घटना हुई? घटना ही हुई, हम लोग गए बाराती जो गए ना, बाराती गए तो वहाँ पे जो है ना छुहारा के चक्कर में वो सब इज्जतबाजी किया। जब इज्जतबाजी किया तो हम लोग जो है ना शहर में बैठे हुए थे, सब बैठा हुआ था, जितना बाराती था सब बैठा हुआ था। वहाँ से फिर मामला शांत हो गया। फिर जैसे सब बैठे, खाना दिया सबको, खाना दिया तो मीट उठ के चक्कर में जो है ना, मीट उठ के चक्कर में बोला खिला कुछ रहे, दे कुछ रहे, उसी में बोला कि तुम लोग को खाने के लिए आता है, बस मारपीट चालू। हम लोग बलवा पहाड़ से राजनपुर बाराती गए और उसके बाद जैसे बाराती गए हम लोग खूब बढ़िया से वहाँ पर निकाह हुआ। निकाह के बाद खाना खिलाने लगा। खाना खिलाने के बाद बोला क्या कि हम लोग जो है ना खस्सी का मीट खिलाएंगे, तो खस्सी का मीट नहीं खिला करके मुर्गा का मीट खिलाने लगा। तो बाराती वहाँ बोला और सब बाराती सब था, बोला कि अब तो बोले खस्सी का मीट खिलाएंगे, मुर्गा खिला रहे हैं, बस इतने बात कहना बोला वो। उसके बाद ये लोग जो है ना मारना शुरू कर दिया। कितने लोग घायल हो गए? लमसम में 10-15 आदमी घायल है। उधर से कितने लोग को मारपीट हुआ? उधर के आदमी को चोट नहीं लगा, उधर का ही आदमी मारा है इधर के आदमी के। देखिए, बिहार एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई, 870 किलो गांजा बरामद हुआ है। गांजे के साथ तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। गयाजी में 12 चट्टी के पास में एसटीएफ की ये कार्रवाई, ओडिशा से पंजाब ले जा रहे थे गांजा। ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए यहाँ पर गांजा की तस्करी और बताया जा रहा है कि तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने कार्रवाई की है, ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दानापुर से खबर, बिहेटा में पूर्व मुखिया संजय सिंह यादव की हत्या से पूरे इलाके में तनाव है और सुबह
शव जो है राघोपुर गांव के बधार स्थित एक बोरिंग के पास मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। मौके पर एफएसएल टीम और वरीय पुलिस अधिकारियों के पहुंचने की भी सूचना है। पूर्व मुखिया की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क पर आगजनी करके मुख्य मार्ग जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की। और इसी बीच मृतक संजय यादव की बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि उनके भाई की हत्या में पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोप लगाया गया कि पुलिस की कार्रवाई और रवैये के कारण ये घटना हुई है। संजय सिंह यादव के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। कुछ समय पहले पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी भी की थी, लेकिन उस दौरान वो फरार था। फिलहाल हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बलों की वहां पर तैनाती की गई है। जैसा बताएंगे उन लोग अभी स्पष्ट नहीं हुआ, अभी घटना पहुंचे हुए हैं, छानबीन की जा रही है। जैसा भी पता चलेगा। हत्या कैसे की गई है सर? जी, हत्या का अभी भी स्पष्ट नहीं है कि हत्या कैसे की गई है। कोई ऐसा निशान अभी मतलब उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। दानापुर के बिहटा थाना क्षेत्र के राघोपुर में हुए अजय यादव जो पूर्व मुखिया थे, उनकी हत्या मामले में अभी भी ग्रामीण आक्रोशित हैं और पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण इस बात से आक्रोशित हैं कि पहले अजय यादव के घर छापेमारी की गई थी और हथियार बरामद किया गया था। वहीं एक और हत्या मामले में भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और लोगों को समझाने में भी जुटी हुई है। आक्रोशित ग्रामीण आगजनी कर रोड जाम किए हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। पुलिस जो है उसे समझाने में जुटी हुई है, लेकिन ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हैं और हर बार यही कह रहे हैं कि पुलिस ने ही मनीष और गुड्डू के साथ मिलकर उनके भाई को मौत के घाट उतारा है, हत्या किया है। फिलहाल यह जांच का विषय है और ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि आखिर इस मामले में क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन जिस तरह से बताया गया है उसमें यह है कि अजय यादव की जब छापेमारी हुई थी उस समय से फरार चल रहे थे और पुलिस भी तलाश कर रही थी। अब शव मिला है तो इस मामले में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष शर्मा।